हेलो एंड वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। साथियों, आप सबों का आईसीटी क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बोल रखा था कि मैं आपको जो भी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का जो रोल है इंडिया में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर वन में, उसके बारे में अलग से सेपरेट क्लास लूँगा और हर एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तो ये आज उसका पहला वीडियो है जिसमें हम लोग आज इसका बेसिक चीज़ पढ़ लेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, क्या क्या इशू है रिलेटेड में, और देश में क्या कंडीशन है। बारी थोड़ा सा जनरली मैं जो इसमें बताऊंगा वो कोशिश करूंगा कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं। इंटरनेशनली हम लोग बाद में किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। और इनके चैलेंजेस क्या क्या है, और वुमेन का क्या रोल होता है किसी भी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में क्या रोल था। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इसमें तो ज़रूर आता है कि फ्रीडम स्ट्रगल से लेके, पिछला बार आया क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम स्ट्रगल से लेके जो आपका वुमेन का क्या रोल था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से आता है। तो देखिए साथियों, वो जो आपका वुमेन का जो कंडीशन रहा है इंडिया में, वो बेहतर नहीं रहा है। आज से बात नहीं करते हैं, जब भी आपका मुगलों का टाइम आया, देखिए होता क्या था, जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड का जो टाइम था, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम में चीज़ें सही चली। ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम में आपका हिस्ट्री में चीज़ें सही चली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कई सारे रूलर्स, नए नए रूलर्स आने लग गए, तब चीज़ें बदलने लगी। वैसे तो शुरू से ही स्त्रियों को आपका क्या माना जाता था, एक उपभोग की वस्तु के तौर पे माना जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या था ना, ऋग्वैदिक काल में आपका जो स्त्रियाँ रहती थी, जो वुमेन रहती है, उसको वर्शिप किया जाता था। वुमेन का वर्शिप होता है। देखिए, जो आपका नेचर है वो नेचर ऑलरेडी में सी है। पहले तो प्रकृति की ही पूजा की जाती थी ना, तो प्रकृति तो खुद में ही स्त्रीलिंग है। तो उस समय स्त्रीलिंग का वैल्यू था, उसमें वुमेन के एम्पावर, वुमेन का वैल्यू हुआ करता था, जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड में था। लेकिन जैसे जैसे रूलर चेंज हुए, चीज़ों चेंज होने लगे। क्योंकि देखिए, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुआ था मोहनजोदारो को, तो वहाँ पर जितने भी ज़्यादा उनको चीज़ें मिली थी, वर्शिप की जो मूर्तियाँ मिली थी, उसमें हिंदू जो आपकी लेडीज़ की मूर्तियाँ, जो वुमेन की मूर्तियाँ, वो ज़्यादा मिली थी। तो ये आपको बताता है कि उसमें वुमेन को वैल्यू दिया जाता था, वुमेन को महत्व दिया जाता था। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। पहले हम लोग समझेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता क्या है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली में वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। हम लोग बात तो कर लेते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, शक्ति देना, है ना। एम्पावरमेंट का मतलब ही होता है आपको शक्ति देना, किसी को भी शक्ति देना, वो एम्पावरमेंट का मतलब होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट से हम लोग का मेन मोटिव है ना, कि जो आपकी वुमेन है, जो आपकी लेडीज रहेंगी, उनमें क्या रहना चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी, एक ये एक आइडियोलॉजी है बेसिकली। तो इसमें क्या है, वुमेन को आपको सेल्फ रिलियंट करना है, गिविंग देम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंश्योरिंग इक्वालिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। देखिए चेंजेस, जो ये आपके ये जो थॉट है, जो आइडियोलॉजी है, टाइम टू टाइम चेंज भी होगा, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होगी कि उस समय वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जो आपका फंडामेंटल अगर बेसिक समझा जाए, तो वुमेन को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो खुद से कोई भी डिसीजन ले सके। साथ ही इक्वालिटी मेंटेन करना, इक्वलिटी मेंटेन करना है आपका मेन के साथ और वुमेन के साथ, कि उन दोनों को इक्वल राइट दिया जाए, इक्वल सब चीज़ करने की आज़ादी रहे। देखिए, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कई जगह ऐसे आर्टिकल्स है, 14-15 कैसे आर्टिकल्स वहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ पर वो बात करता है कि नहीं, आपको कास्ट, सेक्स और जेंडर रेशियो के में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन भी क्या जो आज का जो टाइम है, उसमें यह क्लियर दिख रहा है, क्या अभी भी वैसा ही सिनारियो है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बोलना चाहता है। देखिए, भारत हम लोग को जो 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत एक ऐसा देश बन के उभरा था जो इन्होंने आप वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया था। जबकि उस समय के जो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो यूरोपियन में भी कई सारे देशों में वुमेन को राइट नहीं था वोट देने का। लेकिन इस समय आपको कौन दिया था, भारत एक रोल मॉडल के तौर पे उस समय उभरा था। वुमेन का कंडीशन ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही बुरा रहा है, कई सारे देशों में वुमेन का कंडीशन बुरा रहेगा पहले भी। आपको ये तो पता होगा, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में अगर जान रहे हो, तो उस समय पहले क्या चल रहा था, दास प्रथा चल रहा था, है ना, स्लेवरी चल रहा था। तो उस समय भी वुमेन का जो शोषण रहता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो आपको पता होगा जो कारखानों में जो लेडीज़ काम करती थी, उनको कम वेतन दिया जाता था, जबकि पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। चूँकि बाद में आपका कई सारे एक्ट आए, उसके बाद इन सब चीज़ों में जो क्रांति, रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई और इक्वल राइट देने की कोशिश की गई। हालांकि फिर भी ऐसा उस टाइम में हुआ करता था।
लेकिन धीरे धीरे लोगों की मानसिकता चेंज हुई। देखिए, अगर वैदिक सोसाइटी की बात हम लोग बात करेंगे ना, वुमेन हैड द सेम स्टेटस एज मैन इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पहले सबको सेम था, लेकिन जैसे मुगल एम्पायर आया, राजपूत आया, फॉर्मेशन कास्ट सिस्टम का जैसे फॉर्मेशन हुआ ना, सब कुछ वैदिक पीरियड तो आपको एकदम प्योर पीरियड था, उसके जैसा कोई पीरियड हुआ ही नहीं। वो हम लोग का क्या था, अजय आइडियल पीरियड हम लोग मानते हैं कि वो जो पीरियड था वो अजय आइडियल पीरियड था। केरला की पहले क्या होता था ना कि केरला में नारी पूजा की जाती थी। ऐसा नहीं कि आपको वुमेन को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उसकी कोई कदर नहीं है। यहाँ पर बहुत कई जगह इसकी वैल्यू दी जाती है। केरला जो आपका साउथ का जो मोस्टली एरिया है ना, वो वुमेन के वर्शिप को लेके ज़्यादा फेमस रहा है हमेशा से। और वुमेन्स के लिए जितना आपका नॉर्थन जो इंडिया का एरिया है वो ज़्यादा एग्रेसिव रहा है, क्रूल रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट लेके, जबकि आपका जो साउथ का एरिया है वो काफ़ी पोलाइटली रहा है। और देखिए, आपके केरला में पूजा भी किया जाता है नारी का, 1 महीना तक वो पूजा चलता था। और ये मैटर नहीं करता था कि नारी कौन सी कास्ट की है, किस रिलीजन से बिलोंग करती है, नारी नारी होती थी, वहाँ पर पूजा होता था। लेकिन उसी जगह हम लोग देखें, अपना हिस्ट्री देखें, तो वहाँ पर क्या था, सती था, जौहर था। जौहर में क्या हो जाता था कि आपकी जो स्त्रियाँ रहती थी वो पति के मरने के बाद वो खुद को आत्मदाह करना पड़ता था। आप यही तो पद्मावत वाला कंडीशन ही तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपका मूवी आया था उसमें करती है ना वो रानी पद्मावती, जब उसके हस्बैंड का जो डेथ हो जाता है, वीरगति को पा लेते हैं, उसके बाद वो क्या लेते हैं, जौहर लेते हैं। सती प्रथा एक चल रहा था, ये भी वही है। तो ये सब चीज़ें उस समय में थी जो हमारे पीछे कुछ सालों पहले थी। तो ये काफ़ी बुरा सिचुएशन था उस समय लेडीज लोगों का। और पढ़ाई की बात तो जब ये बात तो छोड़ दीजिए कि उनके साथ इतना बुरा कंडीशन था, तो यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि शादी का कंडीशन, शादी आपका 9 साल की उम्र तक में भी शादी कर दिया जाते थे, वो भी 40-50 की उम्र के युवकों के साथ। 40-50 के, सोचिए 4 गुना 5 गुना बड़े उनके युवक के साथ उनकी शादी कर दी जाती थी। तो सोचिए यहाँ जीने के लाले पड़ गए हैं। पढ़ाई का तो बात करना ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे पढ़ाई के उस समय क्या था, पढ़ाई तो वो तो आपकी सावित्रीबाई फुल्ले आई तब उनको पढ़ाई को जोर दिया उन्होंने। तो उतना अच्छा कंडीशन नहीं रहा। और अभी भी हम लोग कई बार बात तो कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन क्या वो सब चीज़ें सही हो पाई आज के टाइम में? आज के टाइम में इन्फेंटिसाइड हो रहा है, फिर ऑनर किलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज एंड हरासमेंट हो रहा है, डॉरी अभी भी लेते हैं बड़े बड़े क्लास के लोगों में भी, डोमेस्टिक वायलेंस है, रेप है। मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया का काफ़ी डेंजरस कंट्री वर्ल्ड में आता है। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो टोटल अगर 45% ऑल ओवर वर्ल्ड में है ना, 45% जो भी लड़कियां होती है उनका 18 साल से नीचे की उम्र में शादी कर दिया जाता है। और इंडिया का जो अगर इसमें पता किया जाए डेटा के हिसाब से, तो वो 40% जो लड़कियां रहती है ना इसमें से वो इंडियन रहती है। तो करीब करीब आधा लड़कियां जो रहती है वो क्या रहती है, इंडियन रहती है। और उनके जो शादी हो जाता है 18 साल से नीचे की उम्र में। तो ये काफ़ी बड़ा, अभी तक उनको वो इक्वालिटी, वो आज एक्सेप्टेंस नहीं मिला है सोसाइटी में। हम लोग चाहे कितने भी बात कर ले, हाँ, हालांकि ये चीज़ भी देखना है कि अब चीज़ें बदल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही है। और उसको टाइम लगेगा, जब तक लोगों में ये एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता तब तक। चूँकि पहले तो स्त्रियों को घर से निकलने भी नहीं दिया जाता है। आप हिस्ट्री को अगर खंगाल के देखें तो हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि एक टाइम था जब आपका जो सती प्रथा था कितना फेमस था। सती प्रथा करना ही पड़ता था, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाया किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने पूरा आवाज़ उठाया कि नहीं, सती गलत है, ये सही नहीं है। इसमें मुंडन करा दिया जाता था विधवा लड़की का। आप ही बताइए ना, 9 साल की लड़की का शादी हो रहा है 40 साल के बुजुर्ग इंसान से, वो 20-30 साल बाद तो ये टपक ही जाएगा, मर ही जाएगा ना, ये मर जाएगा। उसके बाद इसका कितना साल होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 25-30-35 साल में, 35 साल में लड़की कुंवारी होगी। अब कुंवारी हो गई तो भी इसको चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, माथा मुड़वा लेना है, बाल सारे छिड़वा लेना है और एक अलग से एरिया में रहना है। या तो सती सती हिसाब से रहना है, मतलब आपको आत्मदाह कर लेना है, या फिर आपको एक अलग थलग एरिया में रहना है, वहाँ पे आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है। तो ये कंडीशन था उसका, कितना दयनीय स्थिति था। तो इसमें कौन आया? राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो हद ही कर दी। उन्होंने बोला कैसे नहीं, जो विधवा औरत को भी शादी करने का, अपना लाइफ आगे एक्सप्लोर करने का हक होना चाहिए। उसके बाद ना आपका आया 1856 का जो एक्ट आया, हिंदू विडोज रीमैरिजिंग जो एक्ट आया 1856 में, तब ना आया, उनके कारण ही तो आया। तो ये कंडीशन रह चुका है इंडिया में आपका लेडीज़ लोगों के लिए। जो भी इंडिया में रोल मॉडल भी बहुत रही है, ऐसा नहीं कि रोल मॉडल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो 15-15 साल तक आपकी प्राइम मिनिस्टर रही है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में के दौरान।
साथ ही सावित्रीबाई फुले, जिसको मैंने बताया दलित वर्ग से बिलोंग करती थी, ज्योतिबाई फुले की जो उसकी वाइफ थी, ज्योतिबाई जहाँ पर दलितों के लिए काम करते थे, सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला और घर घर जाके वो बोला करती थी कि अपने बेटियों को स्कूल भेजिए और उनको शिक्षा देने का काम करती थी। साथ ही मेधा पाटेकर की हम लोग बात कर सकते हैं। मेधा पाटेकर आप लोग जानते हो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और आज के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपकी सरोजनी नायडू है, उस समय के टाइम में किरण बेदी है, किरण बेदी। फिर उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमारे देश में कानून नहीं है, लेकिन कानून तो आपका रेप के अगेंस्ट भी है ना। लेकिन रेप कम हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, क्योंकि जब तक अंदर से वो इथिकल चेंज नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगा। आप इस टॉपिक को इथिकल्स वे में भी सोच सकते हैं। आपका जो जीएस पेपर का 4 है उससे भी रिलेटेड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट में लो के हिसाब से देखिए तो पार्लियामेंट में 33% वुमेन के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही आपको उड़ीसा तो भी कर दिया है, शायद 50% आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका आरक्षित कर दिया है लेडीज लोगों के लिए। लेकिन क्या अभी भी कदम उठाए जा रहे हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए? लेकिन भी अभी कई सारे चैलेंजेस हैं जो टाइम के हिसाब से खत्म होंगे, और जब तक खुद में डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, खुद में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा लोगों का समाज में, तब तक ये नहीं हो सकता। देखिए, कई जगह तो इतना बुरा हाल हो चुका है लेडीजों को। देखिए, आपका राजस्थान में आपका बाल विवाह कराया जाता है, वो ओपनली होता है वो बाल विवाह, लेकिन वहाँ पर मजाल है कोई जाके उसको रोक सके? वहाँ का वो ट्रेडिशन है। तो ये भी रिलेटेड, ये भी चैलेंजिंग रहा है, आपका सरकार के लिए भी चैलेंजिंग रहा है, आपका गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल के चैलेंजिंग रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ एनसीआरपी की एक डेटा के अनुसार ना, आपका हर 3 मिनट में एक क्राइम होता है वुमेन्स के खिलाफ, और हर 29 मिनट में एक रेप हो रहा है। साथ ही हर 77 मिनट में डॉरी के लिए, जो आपका दहेज के लिए डेथ किया जा रहा है, और हर 9 मिनट में आपका क्या हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से वुमेन के साथ गलत किया जा रहा है। तो ये कंडीशन है। अगर टोटल आप बात करें, टोटल 8000 डेथ होता है हर साल डॉरी के केस में इंडिया में, ये आंकड़ा के हिसाब से बता रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वायलेंस है वुमेन्स के अगेंस्ट में, कई सारे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ की लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं तो कहूँगा कि लोगों को मानसिकता चेंज करनी चाहिए। कितना भी बड़ा कानून आ जाए कुछ नहीं कर सकता जब तक लोगों में मानसिकता चेंज नहीं होगी, वो नैतिकता नहीं आएगी। लोगों को बचपन से स्कूल में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाएं, इथिक्स के एक चैप्टर ही होना चाहिए, एक बुक ही होना चाहिए जो उसको बचपन से लेकर पढ़ाया जा सके और उसकी समझ रहे बच्चों को भी। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 करोड़ जो आपकी महिला रहती है, जो बच्ची रहती है, वो हर साल गायब हो जाती है पूरे वर्ल्ड से। पूरे वर्ल्ड से 10 करोड़ बच्ची जन्म ही नहीं ले पाती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका आंकड़ा अगर भारत में देखिए तो भारत में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भारत में भ्रूण हत्या एक है, वो इन्फेंटिसाइड है। वो भी शास्त्रों में तो ये माना गया है कि भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी लोग करते हो। कई जगह भी तो कई बार ये होता था कि जो आपके बच्चे पैदा होने से पहले से उसका सेक्स डिटर्मिनेट कर लिया जाता था, और बच्ची रहती थी तो उसको अबॉर्ट कराया दिया जाता। अब तो सरकार ने कई उसमें कानून भी बनाए हैं, हालांकि ये कम हुआ, लेकिन कई जगह है ये भी छुपे छुपे हो रहा है। तो ये सब कंडीशन रही है वुमेन्स को लेके। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कई सारे इसमें भी काम किए, जैसे महिलाएं हित लाए, फिर उसके बाद निर्भया है, उसके बाद महिला शक्ति केंद्रास है, नारी शक्ति पुरस्कार है, इसको नारी को शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन है। साथ ही स्वधर गृह है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, उज्ज्वला योजना है, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, बेटी बचाओ पढ़ाओ है। कई सारे चीज़ें जो आपका गवर्नमेंट कर रही है, और कई सारे एनजीओज भी है जो इसमें काम कर रहे हैं वुमेन की सेफ्टी को लेके और वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। कई सारे जो आपके जॉब्स रहते हैं, कई सारे फील्ड्स रहते हैं, वहाँ पर वुमेन्स को आपको रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है ताकि वुमेन्स को एम्पावर कर दिया जाए। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है ना कि अगर भारत में सारी अगर जितने भी वुमेन्स अगर वो काम करने लग जाए ना, तो जो इंडिया का जीडीपी है ना 3 गुना बढ़ जाएगा। सोचिए जीडीपी उसका कहाँ चल जाएगा। इंडिया का जीडीपी भी जितना भी है, मान लीजिए एवरेज 7 to 21% जो आपका जीडीपी रहेगा, तो वो कितना बड़ा अमाउंट है। आप किसी भी देश को बीट कर सकते हो। तो ये कई सारे इश्यूज के कारण जो वुमेन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है इंडिया में। इसमें तो डॉरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं हम लोग एक एक चीज़ को। इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, बच्चों में ही उनको मार दिया जाता है ताकि लड़की पैदा ना हो। लड़की का पता चल गया तो उसको बच्चों में ही मार दो,
क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लोगों में एक मानसिकता बनी रही है कि लड़कियां रहती है वो बोझ रहती है, उनको शादी का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। और कई बार तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनर किलिंग। ये ऑनर किलिंग जो होता है ना, वो कास्टिज्म को लेके होता है कि मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़के के साथ कहीं भाग गई, तो एक इंटरकास्ट अगर उनका शादी हो गया तो उसमें अपने ऑनर को दिखाने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं लड़कियों को। और कितना शान से मार देते हैं, और उनको एक अफसोस भी नहीं रहता, और प्राउड से कहते भी है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था, उस लड़की ने ऐसा किया था तो हमने उसको मार दिया। तो ये एक बात है, ये मानसिकता की बात है। और कई सारे पंजाब सारे एरिया में भी ये भी होता है अभी, सेक्सुअल हरासमेंट। आजकल कोई भी कमेंट पास कर दिया, कहीं पे भी लड़की जा रही है, ये कोई ना, हर जो भी इस दुनिया में जितने भी लड़कियां हैं, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हर लड़की कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट से गुजर चुकी है। डॉरी एंड ब्राइड बर्निंग, देखिए बीच में तो ब्राइड बर्निंग काफ़ी ज़्यादा चला था। डॉरी, ये क्या होता है ना कि आपका जब डॉरी मांग किया जाता है, डिमांड हाई, जब शादी हो जाता है उसके बाद भी डॉरी का डिमांड किया जाता है, और जब डॉरी नहीं मिलता है ना तो जो आपको लड़कियों को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। किचन में जलाने वाला काफ़ी ज़्यादा बीच में 2018 में ये चीज़ें चल रही थी। डिस्पायरेसी इन एजुकेशन पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं दिया जाता था, कि हालांकि अभी चीज़ें चेंज हुए। पहले था कि लड़कियों को 20-21 तक ही पढ़ाया जाता था, अब 24-25-27 तक भी अब लड़की नहीं पढ़ती है। कुछ कुछ जो आपके मेच्योर पेरेंट्स रहते हैं वो लोग आप समझते हैं चीज़ों को। तो लेकिन पहले का जो कंडीशन था वो इतना अच्छा नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके घरेलू, उसमें हर चीज़ों में काम का बर्डन, ये बर्डन, वो बर्डन। अरे क्यों, आप लड़की है, उसका भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, इंडिविजुअल है, तो उसके भी कुछ अपने अपने शौक है। फिर चाइल्ड मैरिज ये कॉमन है, इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता, विदेश में है ये, और इसको रोकने के लिए और भी कई सारे काम करने चाहिए। होता कह रहे थे कि डाउरी सिस्टम ने कई सारे एक्ट भी बनाए, ऐसा नहीं कि एक्ट नहीं बने डाउरी सिस्टम में कि आपको डाउरी लेने से क्राइम है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आपका एज ए गिफ्ट दे रहा है, जो आपका लड़की पार्टी का है वो लड़के पार्टी को एज ए गिफ्ट दे रहा है, तो सरकार ये भी कानून रखी है कि जो भी गिफ्ट देगा वो क्या कर देगा, वो रिपोर्टेड करे सरकार को, गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसा कहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की भी अपनी समझ है। इंडिकेट न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन के कई कई जगह तो उनको न्यूट्रिशन खाने पीने भी कम दिया जाता है, उनको बच्चों की ज़्यादा केयर की जाती है। उनमें एक पार्शियलिटी जो रहती है ना लड़के लड़कियों में, वो किया जाता है। लो स्टेटस इन फैमिली, फैमिली में उनको लो स्टेटस दिया जाता है। और वुमेन आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मेन स्टेटस ऑफ विडोज। तो ये सब कई सारे चीज़ें हैं जो वुमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन, बहुत ही बुरा सिचुएशन रहा है हमेशा से। इन सब चीज़ों को सही करने के लिए सरकार कदम उठाई है, लेकिन मैं भी अभी फिर से कहूँगा कि जब तक अंदर से नहीं आएगा, आप वुमेन डे मना लो, इंटरनेशनल वुमेन डे मना लो, आप कुछ बना लो, ये कंप्लीट नहीं होने वाला। लेकिन अब हो सकता है लोगों में चेंज आए, लोग एजुकेट हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा एजुकेट होंगे उतना ज़्यादा उनमें समझ आएगी, और जैसे जैसे समझ आएगी तो ऑब्वियस है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को समझेंगे, और वुमेन को भी एक अच्छा, अब फिर देख सकते हैं ना, कल्पना चावला समझ लीजिए, किरण बेदी समझ लीजिए, इंदिरा गांधी सोचिए जो प्राइम मिनिस्टर अभी हाल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल को आप देख सकते हैं। तो ये सब एक रोल मॉडल के तौर में ही ना, इन्होंने भी तो अपने दम पे कुछ किया। अभी आप देख लीजिए, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में देख लीजिए तो टॉप 5 के अंदर लड़कियां आ जाती है, तो क्या है, उनका भी एक पहचान है, वो भी कुछ कर सकती है, वो लड़कों के मुकाबले खड़े हो सकती है। कई सारे आप एग्जाम देखिएगा तो जिसमें लड़कियां टॉप किए रहती है, तो क्यों रहती है, उनके पास भी, उनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। सबकी एक इंडिविजुअलिज्म है, सबकी अलग अलग पहचान है, और हर कोई इक्वल है। जितने भी ह्यूमन बींग है इंडिया में और वर्ल्ड में, जितने भी ह्यूमन बींग है, सब की एक अलग पहचान है और सब इक्वल है, तो उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्लास समझ में होगा। आगे हम लोग जब भी क्लास लेंगे तो उसमें हर एक टॉपिक है जो आपका निर्भया है, महिला शक्ति केंद्र है, जितने भी स्कीम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाइड भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वुमेन का क्या रोल है। साथ ही हम लोग एक रिपोर्ट भी देखेंगे यूनिसेफ का, उसमें वुमेन के बारे में क्या कहा जाता है। एक साइकोलॉजिकल थॉट भी हम लोग देखेंगे, और जो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे। हर एक पहलू से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो 20 से 25 मार्क्स है जो यहाँ से आता है वो कहीं से छूटे नहीं। आपका जो राइटिंग रहे, जो आपका रिटर्न रहे, वो बेस्ट एंड बेस्ट रहे। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।